दोस्तों, डेट है आज की 12 जून 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। इफ टाइम एट होम इवनिंग में लाइव, ठीक है, इवनिंग में भी करेंगे लाइव। एनसीईआरटी वगैरह को लाइव इवनिंग में डिस्कस करेंगे। तो आज की डेट क्या है? 12 जून 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल हमारा कौन सा है और किससे संबंधित है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है, न्याय में तकनीकी भूमिका के बारे में है। अब न्याय में तकनीकी भूमिका से मतलब क्या है मेरा? इससे मेरा मतलब है कि जो जस्टिस सिस्टम होता है हमारा, जुडिशरी है, उसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, तकनीकी जो होती है ना उसकी क्या भूमिका है। तकनीक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब की जस्टिस के सिस्टम में, जो जस्टिस सिस्टम है पूरा, उसमें क्या भूमिका है। जी जस्टिस सिस्टम में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चर्चा में है क्यों ये न्यूज़ में है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है कि तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी, इसका न्याय यानी कि जस्टिस के सिस्टम में भूमिका तो है, तकनीकी का जस्टिस के सेक्टर में भूमिका तो है, परंतु अगर आप कहते हो कि पूरी तरह से जो जस्टिस सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, ये गलत है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका कहना है कि तकनीकी है वो न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बना सकती है, परंतु अगर आप ये कहते हो कि ये तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी ये न्याय व्यवस्था में इंसान को रिप्लेस कर देगी, ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर देगी, ये पॉसिबल नहीं है। आज हम कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देगी, लाइक टेक्नोलॉजी है वो एडिटिंग का काम है उनको रिप्लेस कर देगी, ह्यूमन का काम भी टेक्नोलॉजी कर रही है, एआई वगैरह इनको रिप्लेस कर सकती है। परंतु अगर आप ये कहते हो कि एआई है वो किसको, जस्टिस सिस्टम से इंसान को रिप्लेस कर देगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये किसका कहना है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या तर्क दिया है? इन्होंने तर्क दिया है कि जो इंसान की अंतरात्मा होती है यानी कि कॉन्शियसनेस होती है, साथ ही साथ में इंसान की भावनाएं होती, एम्पैथी होती है, और विवेक जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो अपन टेक्नोलॉजी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद है वो टेक्नोलॉजी से नहीं लगा सकता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती है, पर उसमें एम्पैथी नहीं होती है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है, उसमें विवेक नहीं होता है कि अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम कर सके। इसलिए इनका कहना है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी है कभी जो जस्टिस का सिस्टम है उसमें इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा आर्टिकल है ना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें एआई के बारे में लिखना हो कि भाई एआई है आने वाले समय में इंसान को रिप्लेस कर देगी, या अलग अलग सेक्टर में एआई की भूमिका बढ़ सकती है, एआई इंसान को हर सेक्टर में रिप्लेस कर सकती है, तो वहाँ पर ऐसी कोट आप लिख सकते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एआई है वो पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर देगी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे जस्टिस सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हो कि न्याय व्यवस्था में एआई है वो कभी इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एआई के पास में एम्पैथी नहीं है, एआई के पास में कॉन्शियसनेस नहीं है, हिंदी में कहूँ तो एआई के पास में अंतरात्मा का अभाव है, एआई के पास में फीलिंग्स यानी कि भावनाओं का अभाव है, एआई के पास में विवेक का अभाव है। तो इन सब चीज़ों के कारण एआई है वो कभी न्याय व्यवस्था में मानव को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में इनका एक और कहना है कि न्याय प्रणाली में तकनीकी यूज जरूरी है। इन्होंने कहा है कि तकनीक का उपयोग है वो आवश्यक है, जरूरी है, परंतु ये संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारी जो संवैधानिक प्रणाली है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि जो जस्टिस सिस्टम है वो किससे चलेगा, जज से चलेगा, न्यायाधीशों से चलेगा, परंतु आप एआई को इनबिल्ड कर देते हो और पूरी तरह से ऐसी कोशिश करते हो कि ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर दिया जाए, जो जुडिशरी है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अब हम बात करते हैं कि जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग की जा सकती है। तकनीकी का न्याय प्रणाली में यूज कहाँ का किया जा सकता है, न्याय प्रणाली में उपयोग कहाँ का किया जा सकता है, न्याय प्रणाली में उपयोग कहाँ किया जा सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रोहित कुमार जी हेलो,
तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इससे आप कुछ पॉइंट देके एक्सप्लेन कर सकते हो। कौन कौन से पॉइंट देने हैं, आप लिख रहे हो न्याय व्यवस्था के बारे में लिख रहे हो, आपने इंट्रो लिख दिया है, ठीक है, मेंस में लिख रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। अब आप क्या लिखोगे, तकनीकी का न्याय प्रणाली में उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आपने हेडिंग लिखी। अब आप क्या करोगे, और पॉइंट दोगे, शिक्षा में, यातायात में, जी वो नहीं, मैं न्याय प्रणाली की बात कर रहा हूं कि न्याय प्रणाली जो जुडिशरी का सिस्टम होता है, जस्टिस होता है ना, ठीक है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इसमें एआई यानी कि टेक्नोलॉजी, मैं ओनली एआई की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग न्याय प्रणाली में कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब इसको पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि हम बात करते हैं ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट। अब आपको है ना हिंदी में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखने की जरूरत है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आईएएस बन सकते हो, करंट अफेयर अभी चल रहा है, इसे देख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं कि तकनीकी का न्याय प्रणाली में कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट। जो केस का मैनेजमेंट किया जाता है उसको ऑटोमेटिक तरीके से किया जा सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एक तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें जो मशीन होती है वो खुद ही सीखती है, मशीन को डेटा दिया जाता है, मशीन है वो खुद से सीखती रहती है। दूसरी टेक्नोलॉजी होती है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, इसमें डेटा का बहुत डीपली एनालिसिस किया जाता है। साथ ही साथ में एक और टेक्नोलॉजी होती है, जैसे डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक टेक्नोलॉजी हो गया। इन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो केस होता है उसका आप है ना ऑटोमेटेड मैनेजमेंट कर सकते हो। कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, जैसे कि स्मार्ट शेड्यूलिंग की जा सकती है। स्मार्ट शेड्यूलिंग से मेरा क्या मतलब है, स्मार्ट शेड्यूलिंग से मतलब होना चाहिए कि कौन सा केस है, उसकी सुनवाई कब होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई केस है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी इन द सेंस कि वो कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का केस है, ऐसा केस है जिसका तुरंत सुनवाई करना आवश्यक है, तो उसकी सुनवाई पहले की जाए। ये कैसे करेंगे, हमारे पास मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे डेटा को पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें सलाह देंगे कि भाई है ना ये केस है, इसको आप पहले से इसकी सुनवाई करो। तो ये क्या किया जा सकता है, स्मार्ट शेड्यूलिंग की जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ में हमें ये बताएगा कि कितने केस है वो लंबित है, लंबित है यानी कि कितने केस है वो पेंडिंग है। भारत में बहुत ज़्यादा केस है वो पेंडिंग रहते हैं, तो कितने केस पेंडिंग है इसके बारे में भी हमें है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग है, वो हमें पहले से सलाह दे देगा। इसके माध्यम से हम उसी प्रकार से सुनवाई कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम में जो तकनीकी है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो पहला है ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट, केस को मैनेज करने के लिए आप तकनीकी का उपयोग कर सकते हो। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, देखो इसको रटने वाली बात नहीं है, इसको जस्ट आप समझ लो। एटीट्यूड गर्ल, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, आपको मेंस में लिखने के लिए पॉइंट ढूंढने हैं और पॉइंट सिंपल से है कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो पहले हमने देखा था ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट, सिंपल सा पॉइंट है, इसको भी आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, भविष्यवाणी विश्लेषण, यानी कि प्रिडिक्ट करना। क्या करना है, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। अब भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास में क्या है, बहुत सारा डेटा है, तो इस डेटा का विश्लेषण कौन करेगा, टेक्नोलॉजी द्वारा उसका विश्लेषण किया जाएगा। हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, इस डेटा का विश्लेषण कौन करेगा, टेक्नोलॉजी इसका विश्लेषण करेगी। विश्लेषण करने के बाद में हमें बताएगी कि कौन सा केस है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस केस की सुनवाई कब की जा सकती है, किस केस का फैसला किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि हमें ये सलाह देगी। जिसमें क्या होगा, जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा भाई इसका फैसला ये हो सकता है। देखो फैसला तो आखिर देना तो उनको ही है, आखिर फैसला तो जज को ही देना है, बट ये डेटा का विश्लेषण करके एक उनको आधार बना के दे देंगे, एक बेस तैयार करके दे देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, आपके सामने एक केस आया है जिसमें ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी नाम के एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है, ठीक है। अब मर्डर के लिए क्या क्या सबूत है, ये सारी चीज़ें जो वकील देता है, तो वकील के अलावा भी जज के पास में भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। वकील तो अपनी अपनी बातें रखेंगे, जज के पास में पूरा कोई निष्पक्ष भी मामला होना चाहिए, निष्पक्ष भाई जज है वो निष्पक्ष तरीके से सुनवाई कर सके। तो इसके पास में जो हमारी एआई है
मशीन लर्निंग है, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या करेगी, जो भी इसके खिलाफ गवाह थे, जो भी सबूत थे, उनका डेटा लेगी और डेटा लेके जज के सामने रख देगी, भाई ये है ना, ये पूरा पूरा सबूत है, ये पूरा पूरा केस है। अब इस पे मेरे अकॉर्डिंग ये जो एआई है वो बताएगी हमारे अकॉर्डिंग इसको सजा होनी चाहिए मृत्युदंड की, मतलब इस पर फांसी लगा दिया जाए। अब जज के सामने ये पूरा पूरा सेटअप चला जाएगा। अब जज को मामले ईजी रहेगा जज को कि भाई इसको इस प्रकार से सजा दी जा सकती है। नहीं तो क्या जज को पूरी पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ती, सब कुछ है वो एनालिसिस करना पड़ता। अब एनालिसिस है वो हमें किसने करके दे दिया है, वो तकनीकी ने, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसी एनालिसिस कर लिया है। अब जज का काम है ओनली फैसला देना। जज अपने विवेक का उपयोग करेगा, अपनी एम्पैथी, अपने कॉन्शियसनेस का उपयोग करके अब फैसला सुनाएगा। एआई इसको ये नहीं बोल रही, एआई जज को ये नहीं बोल रही कि आप ये फैसला दो, एआई इनको ये बता रही है कि फैसला इस प्रकार से किया जा सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप फैसला क्या दोगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से भविष्यवाणी की जा रही है। साथ ही साथ में तीसरे टेक्नोलॉजी क्या उपयोग किया जा सकता है। पहले हमने बात की है ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट किया जा सकता है, दूसरी हमने बात की भविष्यवाणी की जा सकती है, तीसरी हम बात करते हैं कि इसमें ओसीआर और जो ओसीआर और एनएलपी का उपयोग किया जा सकता है। अब ओसीआर एनएलपी टेक्नोलॉजी होती क्या है, ओसीआर और एनएलपी तकनीकी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो पुराना डेटा है, जो ओल्ड डेटा यानी कि पुराना डेटा है, पुराने के कोई केसेस होंगे, ठीक है, पुराने जितना भी डेटा पड़ा है उसको क्या आप ऑनलाइन कर लो, डिजिटल कर लो। आपने भी देखा होगा धीरे धीरे पुलिस स्टेशन में भी और कोर्ट में भी जो पुराना डेटा पड़ा था उसको धीरे धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि उसको डिजिटल रूप दिया जा रहा है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि सारा डेटा है वो डिजिटल रूप से अवेलेबल है। अब इसको एक तो डिलीट होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो डेटा है ना वो डिजिटल रूप में नहीं है, यानी कि वो बुक में लिखा हुआ है, तो आग लग गई तो वो डेटा नष्ट हो सकता है, कोई चोरी कर सकता है, बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। परंतु अब हमने क्या किया है, डिजिटल रूप दे दिया है, उस सारे डेटा को हमने ऑनलाइन चढ़ा दिया है। अब ये नहीं तो पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन चढ़ाने के लिए हम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप मान लो ये टेक्नोलॉजी ये पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम करती है। अलग अलग सारा सिस्टम अलग अलग जगह चल रहा है, तो यहाँ सब जगह अपलोड कर दिया जाता है, यहाँ पे अपलोड कर दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया, ये पूरा एक सर्वर है, उसमें अब ये डेटा है ना कभी डिलीट नहीं होगा। तो ओसीआर और एनएलपी टेक्नोलॉजी है जिसमें जुडिशरी का या फिर किसी भी संस्थान का कोई डेटा पड़ा है, पुराना बुक में पड़ा है, उसको हमने ऑनलाइन चढ़ा दिया है। अब ये पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, हमें जब भी चाहिए हम तुरंत इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है कि न्याय प्रणाली है उसमें तकनीकी की क्या भूमिका हो सकती है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। फिर हमने बात किया है कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता था। पहले हमने बात किया था ऑटोमेटेड केस मैनेजमेंट, केस जो होता है उसको ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद में हमने बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में किस प्रकार से फैसले दिए जा सकते हैं। तीसरा हमने बात की थी ओसीआर और एनएलपी तकनीकी, यानी कि जो डेटा पड़ा है उसको ऑनलाइन चढ़ाना, इसके बारे में बात की। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई चैटबॉट का उपयोग करना। चौथा पॉइंट क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तकनीकी और एआई चैटबॉट। अब ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले बात करें ब्लॉकचेन तकनीकी की, तो अभी हमने बात की थी ब्लॉकचेन तकनीकी में क्या होता है, एक पूरा सर्वर होता है, उसमें डेटा को डाल दिया जाता है, तो ये डेटा कभी डिलीट नहीं होगा, तो ये ब्लॉकचेन तकनीकी होता है। और एआई चैटबॉट क्या होता है, एआई जैसे कि आप है ना किसी भी कोई वेबसाइट है जैसे कि स्विगी जोमेटो, उस पर आप शॉपिंग करते हो, तो बाद में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन जाते हो, कंप्लेन करते हो, तो आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई आते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रही है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एआई चैटबॉट है। एक चैटबॉट है वो आपको रिप्लाई करता है आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, आप इसके लिए ये कर सकते हो। तो क्या है ये एक एआई चैटबॉट है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जुडिशरी में भी कर सकते हैं, जस्टिस सिस्टम में भी कर सकते हैं। अब जस्टिस सिस्टम में एआई चैटबॉट का क्या उपयोग किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये जानना है कि ऐसा कोई क्राइम होता है उसकी सज़ा क्या हो सकती है, अगर ऐसा क्राइम होगा तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी। अभी नॉर्मल सी बात जाननी है तो मैं इस एआई चैटबॉट का उपयोग कर सकता हूं और वो मेरे को बता देगा भाई इसके लिए ये हो सकता है। या फिर मेरे को जुडिशरी ने क्या क्या जस्टिस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या क्या फैसले सुनाए हैं उसके बारे में जान सकता हूं।
या क्या फैसले दिए जा सकते हैं, ये सारी जो जस्टिस सिस्टम के बारे में, जुडिशरी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आम आदमी को प्रोवाइड करवाएगा एआई चैटबॉट। अगर कोई आम आदमी है उसको जस्टिस सिस्टम के बारे में, जुडिशरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एआई के चैटबॉट के पास जाएगा, अपना प्रॉम्प्ट है वो डालेगा और उसको जानकारी मिल जाएगी। जैसे चैट जीपीटी से जानकारी मिलती है वैसे एआई चैटबॉट बनाया जाए, उसके उपयोग से सारी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हम तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ रही है ना, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है, आगे ये है कि भारत ने क्या व्यवस्था की है, मतलब हमारा जो इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया ने जो जस्टिस सिस्टम है यानी जो जुडिशरी है उसमें किस प्रकार से, न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से तकनीकी का उपयोग किया है। तो ये आप लिख सकते हो मेंस में, भारत सरकार ने न्याय व्यवस्था में तकनीकी का उपयोग कैसे किया है, तकनीकी का यूज कैसे किया है, ये आप लिख सकते हो। अब मैं यूज की बात करूं तो इसके अलग अलग पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसके नोट्स है ना, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऑटोमेटेड केस मैनेजर, भविष्यवाणी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई, बिल्कुल सारे पॉइंट क्लियर है। टिया जी सारे पॉइंट क्लियर है, करेक्ट है, सारे पॉइंट आपको सब चीज़ें समझ में आ गई, करेक्ट है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एआई में भारत ने कहाँ का उपयोग किया है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है इसकी न्याय व्यवस्था में कहाँ का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे थे। मैं ये बता रहा था कि इसके जो नोट्स है, जो पीडीएफ है हैंड रिटन फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, परचेज इन द फ्री में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप वो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बिकॉज कि मैं लिख रहा हूँ वो आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी और एक बार पढ़ने के बाद में भूल भी जाते हो, तो आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत सरकार है ना, उन्होंने न्याय व्यवस्था में तकनीकी का उपयोग कहाँ का किया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। अभी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है क्या, इसमें क्या होता है, ई कोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ये जो है ना राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ये ई कोड के अंतर्गत आता है। अब ई कोड क्या होता है, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सुनवाई होती थी, ऑनलाइन मतलब वीडियोग्राफी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई होती थी। जो जज होते हैं वो बैठते हैं, सामने वकील है वो अपना वीडियो कॉल चालू करते हैं, और साथ ही साथ में जो भी गुनहगार होता है या जो सजा मतलब जिसके साथ में गुनाह हुआ है वो दोनों ही सामने जाके खड़े होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई होती है। तो इस दौरान ई कोड भी बनाए गए थे। इसके अलावा ई कोड और भी बनाए थे कि ऑनलाइन सुनवाई को प्रमोट करने के लिए भी ई कोड बनाए गए थे। तो ये हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ये ई कोड के अंतर्गत ही आता है। जो ई कोड का कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत ही ये काम होता है। इसमें क्या होता है, सभी जो डेटा होता है, जितना भी जुडिशरी से रिलेटेड डेटा है इसमें अवेलेबल होता है। मान लो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन, एग्जांपल के लिए एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, इसमें सारा डेटा अवेलेबल है। ई कोड की सुनवाई करते हो, उसमें कुछ भी आपको जानना हो इस पे जाके सर्च करो, आपको सब सारा का सारा डेटा है वो मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, डेटा का मतलब ही होता है सारा जो डेटा है वो अवेलेबल है, एक ग्रिड में सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। क्लियर होगा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, भारत सरकार का पहला प्रयास है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है वो इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। दूसरा क्या प्रयास किया है, दूसरा प्रयास किया है केस की सूचना के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। जो केस होते हैं ना उसकी सूचना देने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। कैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया, इसके लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका उपयोग किया गया है। साथ ही साथ में ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसका उपयोग है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, जो जिले स्तर पे, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो कोर्ट होते हैं उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो किया जाता है। तो जब जिले स्तर पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुनवाई की वगैरह की जाती है ना, तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजी होती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। पहले हमने देखा था राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा हमने पॉइंट देखा है कि केस की सुनवाई के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, केस की सूचना देने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। इसमें
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा है ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ई कोर्ट के बारे में हमने अभी ऊपर ही बात की थी, ई कोर्ट के बारे में हमने ऊपर ही बात की थी, इस पे भी काम किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। न्याय व्यवस्था में क्यों जरूरी है टेक्नोलॉजी? वेरी गुड मॉर्निंग। टेक्नोलॉजी न्याय व्यवस्था में क्यों जरूरी है, हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है, ये चीजें डिस्कस की। अब लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में एक बात याद रखना कि देखो, तकनीकी का उपयोग हर फील्ड में जरूरी है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या कोई और फील्ड हो, तकनीकी का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। परंतु आप ये कहते हो कि पूरी तरह से तकनीकी पर निर्भर रहना, ये पॉसिबल भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है और ये नुकसानदायी भी हो सकता है, क्योंकि जो भी तकनीकी है आखिरकार वो इंसान के द्वारा ही बनाई गई है और उस तकनीकी में कुछ मिसयूज कर दिया गया तो वो डेंजर भी साबित हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको पूछे कि पूरी तरह से तकनीकी पर निर्भर रहना है या पूरी तरह से तकनीकी ही सब कुछ करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है और साथ ही साथ में ये होना भी नहीं चाहिए। राजीव जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये पूरी तरह से संभव भी नहीं है, तो ये निष्कर्ष में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया मिडल ईस्ट ईयू इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमेक के बारे में है। आई का मतलब तो इंडिया, एम का मतलब मिडल ईस्ट, ई का मतलब यूरोप और सी का मतलब तो कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है, मतलब जो आईमेक है वो क्या है, भारत के लिए क्यों जरूरी है, अभी चर्चा में क्यों है, कब इसे बनाया गया था, इन सब पॉइंट के बारे में हम बात कर लेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, जो ये है ना आईमेक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आईमेक का मतलब होता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि भारत है वो मिडल ईस्ट मध्य एशिया के जो देश है, साथ ही साथ में यूरोप, इनके साथ में एक कॉरिडोर स्थापित करेगा। ये इसका मोटा मोटा असर है, मतलब अब सिंपल भाषा में यही होता है, डिटेल में हम देखेंगे लेकिन मोटा मोटा इसका मतलब यही होता है। अब मैं बात करूं इसकी स्थापना की कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना है वो 2023 में की गई थी, यानी कि इसे 2023 में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ये कोई बिल्डिंग तो है नहीं कि इसकी स्थापना की गई होगी, ये क्या एक ऐसा थॉट है, एक ऐसा मान लो कि भारत का विचार है कि भारत है वो इस कॉरिडोर को बनाएगा सारे देशों के साथ में मिलकर, इसमें अलग अलग चीजें बनाई जाएगी। तो पहला तो एक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कि चाइना का है ना, सीपेक का है, पाकिस्तान के साथ में चल रहा है, साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है। तो पहले तो एक विचार था, धीरे धीरे उस पर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आईमेक है, ये भी एक विचार है, धीरे धीरे इस पर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, इसे लागू किया जाएगा। तो इसके जो शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, यानी कि पहली बार बात रखी गई थी वो 2023 में रखी गई थी। 2023 में क्या हुआ था, G20 है उसका समिट है वो भारत में हुआ था। G20 का समिट भारत में कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? न्यू दिल्ली में। 2023 में G20 का समिट न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस दौरान भारत, USA, EU, UAE और कुछ कंट्रीज है, इन्होंने मिलकर एक समझौता किया। समझौते का नाम रखा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये समझौते का नाम रखा गया। और क्या इसकी हम व्यवस्था करेंगे, इसको धीरे धीरे हम प्रारंभ करेंगे। इतनी बात समझ में आएगी, कब स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अगर ये क्लियर हो गई तब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है और कौन कौन से इसके पार्ट है। तो अब देखो यहाँ पे एक समझो, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, मैं इतना ही बनाऊंगा, ऊपर वाला मेरे से बनता नहीं है, आप मान लो ये वाला है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे ये कौन से, ये एशिया के देश है, नीचे अफ्रीका है और यहाँ पे ये अरब कंट्रीज है वो है। ये ऊपर मान लो ये कौन से, ये मध्य एशिया के देश है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे है ना, वो यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे USA है। अब क्या किया जाएगा, भारत के यहाँ पे जो मुंबई का पोर्ट है, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, अरब देश है, जैसे सऊदी अरबिया है, UAE है, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक गए। एक पॉइंट कहाँ से जाएगा, G20 ग्रुप ऑफ, जी का मतलब होता है ग्रुप 20, ग्रुप 20। ठीक है, जी होता है G20, जी का मतलब होता है ग्रुप 20 यानी 20 देशों का। ठीक है, तो इसे G20 कहा जाता है। तो ये एक ये जो रास्ता है ना, यहाँ तक डेवलप किया जाए। रास्ता मतलब समुद्र के अंतर्गत जहाज जाएंगे, एक व्यवस्था की जाएगी जहाजों के थ्रू है, भारत का जो सामान है वो कहाँ भेजा जाएगा, अरब कंट्री में भेजा जाएगा।
अब एक यहाँ से कहाँ जाएगा, एक जाएगा अफगानिस्तान से होते हुए, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए कहाँ जाएगा, ये जो मध्य एशिया के देश है वहाँ जाएगा। मध्य एशिया से होते हुए कहाँ जाएगा, ये यूरोप जाएगा। तो दो रास्ते बनाए जाएंगे। भारत से होते हुए आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे, कहाँ पर, ये जो अरब देश है, ठीक है, ये जो अरब कंट्रीज है, अरब कंट्री मतलब क्या, कौन कौन से होगी, ये जो सारी 6% बैटरी बाद, गुड सर, 6% बैटरी में कुछ समझा नहीं। ठीक है, आप देख लो, ये यहाँ पे आ गया एक रास्ता, यहाँ आने के बाद में फिर कहाँ जाएगा, ये यूरोप में चला जाएगा। तो इसके दो पॉइंट है, कौन कौन से दो रास्ते हैं, यहाँ पे देखना दो रास्ते हैं। एक तो हमारा है इसमें ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्थ कॉरिडोर। इसमें दो कॉरिडोर है, कौन कौन से कॉरिडोर है, दो, एक है ईस्ट कॉरिडोर, दूसरा है वो नॉर्थ कॉरिडोर है। दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। ईस्ट कॉरिडोर में कौन कौन से आते हैं, ईस्ट कॉरिडोर में आता है भारत से होते हुए आप कहाँ जाओगे, एशिया के देशों में जाओगे। कौन कौन से देशों में, जो अरब के देश है ना, अरब के देश है वहां जाओगे, भारत से होते हुए अरब के देशों में जाओगे। नॉर्थ कॉरिडोर में कहाँ जाओगे, नॉर्थ कॉरिडोर में आप अरब से होते हुए कहाँ जाओगे, यूरोप में जाओगे। अरब से होते हुए आप कहाँ जाओगे, यूरोप में। तो यहाँ पर दो कॉरिडोर है। मतलब पहले तो बात करें हम आईमैक के बारे में, लेकिन आईमैक भी है ना अपने आप में बड़ी चीज है। आईमैक ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप यूरोप में चले जाओगे, नहीं, आईमैक भी अपने आप में बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो आईमैक के अंतर्गत दो कॉरिडोर बन रहे हैं, आईमैक के अंतर्गत भी दो बन रहे हैं। एक कहाँ जा रहा है, एक ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है जो कि अरब की खाड़ी है वहां पे जा रहा है, दूसरा अरब से होते हुए कहाँ जा रहा है, यूरोप में जा रहा है। तो दो कॉरिडोर बन रहे हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट थोड़ी है यहाँ पे, समझ में आ गया ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, आईमैक के बारे में हमने यहाँ तक बात कर ली। एक बार है ना, मैं इन्वर्टर चालू कर लेता हूँ, नहीं डिस हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी लाइट चली गई थी। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, आगे बात करते हैं। आईमैक के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। आईमैक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमने बात कर ली है। आईमैक के अंतर्गत दो कॉरिडोर बन रहे हैं, वो हमने बात कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईमैक भारत के लिए क्यों जरूरी है। आईमैक है वो भारत के लिए जरूरी क्यों है, लिखते हैं आईमैक भारत के लिए जरूरी क्यों है, ये पॉइंट हम लिखते हैं। तो आईमैक भारत के लिए जरूरी क्यों है, इसके बारे में बात करें तो पॉइंट वाइज बात करेंगे, क्योंकि अगर मेंस में लिखना होगा तो हमें पॉइंट के फॉर्म में ही लिखना होगा, ठीक है। अगर मेंस में हमें लिखना है तो पॉइंट के फॉर्म में लिखना है कि आईमैक भारत के लिए क्यों जरूरी है। अगर आईमैक पे क्वेश्चन आता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसके जो प्रभाव है, उसका जो वर्चस्व है, उसे खत्म करने के लिए भारत क्या कोशिश कर रहा है, कैसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें आईमैक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आईमैक के बारे में पहले हमने बात कर ली कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बात हमने कर ली है। फिर ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉरिडोर है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईमैक भारत के लिए क्यों जरूरी है। सबसे जो पहला पॉइंट है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, समुद्री चौक पोस्ट को या चौक पॉइंट से बचना, समुद्री चौक पॉइंट से बचना। अब समुद्री चौक पॉइंट क्या होता है, पहली बात तो इसको समझ लेते हैं, समुद्री चौक पॉइंट होते क्या है। मैं आपको एक अलग से समझा देता हूं। समुद्री चौक पॉइंट क्या होते हैं, समुद्री चौक पॉइंट पॉइंट का मतलब होता है, आप मान लो कोई बिंदु के बारे में बात करें, समुद्र मतलब समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लो ये समुद्र है, ये बड़ा बड़ा समुद्र है, ठीक है। यहाँ पे कोई लैंड मास मान लो, कोई द्वीप मान लो, कोई महाद्वीप मान लो, कुछ भी मान लो, नीचे भी है। अब इसके बीच में ये खाली जगह पड़ी, ये यहाँ पे पानी तो है लेकिन जगह कैसी, कम जगह है। तो अगर आपको इस समंदर के रास्ते से होते हुए यहाँ पे जाना है, अब यहाँ पे जगह कितनी है, मान लो 15 किलोमीटर की है, तो एक संकरी सी पट्टी, एक कम पट्टी, आप मान लो कोई रास्ता है, एग्जाम्पल के लिए ये मान लो ये स्कूल है आपकी, ये स्कूल है, बीच में यहाँ से आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई, यहाँ पे भी बहुत सारी बनी हुई है। तो यहाँ से तो आप खुले खुले आ रहे थे, परंतु यहाँ पे आके क्या हुआ, आपका रास्ता वो एकदम क्लोज हो गया, एकदम क्लोज हो गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से निकलना है। अब ये जो संकरी सी पट्टी है ना, ये जो बहुत संकरा सा मार्ग है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही समुद्री चौक पॉइंट कहा जाता है।
अब इसे चौक पॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मान लो यहाँ पे भी ये जो रहने वाला एरिया है ना, ये गुंडों का है, मतलब ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। सेम यहाँ पे जो लोग रहने वाले वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपके जो जाने का रास्ता वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आपका जो जाने का रास्ता है वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो अब आप क्या करोगे, या तो घूम के जाओगे या फिर परेशान होना पड़ेगा बार बार। और कभी कभार क्या होता है, किसी ने यहाँ पे आके इसे ब्लॉक ही कर दिया तो भी आप रुक गए। कई बार क्या हुआ, यहाँ पे गाड़ियों का जाम लग गया तो अभी आप ब्लॉक हो गए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दो ये लैंड मास मान लो, ठीक है, दो लैंड मास मतलब दो देश है, यहाँ पे इधर भी देश है इधर भी देश है, बीच में ये समंदर है, समंदर का रास्ता है, इधर बड़ा समंदर इधर बड़ा समंदर है, बीच में एक छोटी सी पट्टी है, यहाँ से होके जहाज जाते हैं। कई बार क्या होता है, जहाज इसमें फंस के रह गया, अब नेक्स्ट जो जहाज है इसको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में फंस के रह गया है। पहली दिक्कत तो ये हुई। कई बार क्या होता है, ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, आपने एक मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, तो ये सोमालिया वगैरह देश है ना, यहाँ की देश के जो लोग हैं ना वो पायरेट्स होते हैं। मैं सारे लोगों के बारे में बात नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे जो पायरेट्स होते हैं, जो भी जहाज यहाँ से जाता है ये इनको रोक लेते हैं, इन पे कैप्चर कर लेते हैं और इनका जो सामान होता है वो लूट लेते हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। एक तो पायरेट्स की दिक्कत देखने को मिलती है, साथ ही साथ में ये ब्लॉक होने का भी खतरा रहता है, साथ साथ में कभी कभार पॉलिटिक्स होती है वहाँ की, उसका टेंशन रहता है। आपने होती रिबल का नाम सुना होगा, एक देश है यमन और एक है ओमान। तो ये जो देश है ना, यहाँ पे एक ग्रुप रहता है जिसका नाम है होती रिबल। क्या नाम है? होतीज कम्युनिटी से रिबल, क्योंकि ये विरोध करते हैं, एक आतंकवादियों का ग्रुप है। फिर से बात कर ले तो यहाँ पे एक देश है यमन, एक देश है ओमान, यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका नाम है होती। इसे आप होती लिख सकते हो, हाउती लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या करता है, ये यहाँ से जो भी लोग जाते हैं उनको बीच में रोक लेते हैं, लूट लेते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। तो ये सारे टेंशन देखने को मिलते हैं। टेंशन क्यों देखने को, अलग अलग टेंशन देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, समुद्री चौक पॉइंट कहा जा रहा है। तो ये जो हम बात कर रहे थे ना कि आईमैक प्रोजेक्ट की, तो आईमैक जो हेल्प कैसे करेगा, तो आईमैक है वो समुद्र के जो चौक पॉइंट होते हैं, लाइक हमें ऐसी जगह से जाना है, एग्जाम्पल के लिए आप मान लो आप गिब्राल्टर जो स्ट्रेट है उसके बारे में बात कर सकते हो, आप मलक्का संधि है उसके बारे में बात कर सकते हो। सक्रिय मार्ग जहां से निकलने समय प्रॉब्लम होती है, इससे बचने के लिए आईमैक जरूरी है। बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए हो, सकरा मार्ग है जहां से प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे बचने के लिए आईमैक है। तो आईमैक के माध्यम से ऐसे संकरे पॉइंट से नहीं जाना पड़ता है। और ऐसे पॉइंट कौन कौन से है, जिब्राल्टर है स्ट्रेट है वो है, मलक्का स्ट्रेट है, पन्नामा है ना, पन्नामा जल संधि वो है, और रेड सी के बीच में भी यही देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, ये समुद्री चौक पॉइंट है। बात समझ में आ गई, समुद्री चौक पॉइंट क्या था वो समझ में आ गया। और इसके लिए जरूरी क्यों है, आईमैक जरूरी है, क्योंकि अब आईमैक के माध्यम से हमारे पास में रोड है, वहाँ से कनेक्टिविटी बेहतर कर लेंगे। जल के लिए भी अलग अलग मार्ग बनाए हुए हमने, तो वहाँ से भी कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये आपूर्ति संकट को कम करेगा। अब आपूर्ति संकट को कैसे कम करेगा, आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, ये सप्लाई चेन को बेहतर करेगा। रसिया यूक्रेन के बीच में ये वॉर चल रहा है, इजराइल और ये फिलिस्तीन है उनके बीच में वॉर चल रहा है। तो आज देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ जो कंट्री है वो आपस में विवाद में उलझे हुए हैं। भारत पाकिस्तान उलझा हुआ है, ठीक है, भारत चाइना के साथ में उलझा हुआ है। तो ऐसे मोस्ट ऑफ कंट्रीज है वो आपस में उलझे हुए हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो सप्लाई चेन है वो भी बाधित हो जाती है, जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है वो भी बाधित हो जाता है। कुछ आवश्यक सामग्री होती है, जैसे कि आप मान लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना होता है, कुछ इलेक्ट्रिक सामान बनाना होता है, उसके लिए चिप बहुत ज़रूरी होती है, तो ये बाधित हो जाती है। मेडिसिन बाधित हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, आम जनता के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो आईमैक जैसे जो प्रोजेक्ट है ना, तो ये जो आपूर्ति बाधित होती है उसे रोकने में मदद करेंगे कि भाई आपकी जो आपूर्ति है वो बाधित नहीं होगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी। अभी बेहतर कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करेगा, ये है ना, व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है उसको अलग अलग जगह कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी हमारे पास में हो जाएगी तो हम यूरोप से ट्रेड कर पाएंगे, हमारे पास मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी होगी तो हम उससे ट्रेड कर पाएंगे, हमारे पास में जो मध्य एशिया के देश हैं, मिडिल एशिया के, उससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उसके साथ में ट्रेड कर पाएंगे। तो हमारे पास में एक कनेक्टिविटी होगी जिससे हमारा ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो भी बढ़ेगा और बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है इससे। साथ ही साथ में समय की बचत होगी और लागत में भी बचत होगी। अभी समय लागत कैसे बचेगा, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये भारत है,
ये कौन से देश है, ये नीचे अफ्रीका आ गया है, और ये मान लो कौन से एशिया के देश आ गए। अब पहले हम व्यापार कहाँ से करते थे, भारत से होते हुए अफ्रीका के पीछे से होते हुए हम यहाँ जाते थे। ठीक है, यहाँ मान लो ये चाइना है, दूसरे जो एशिया के देश आ गए, हम यहाँ से घूमते हुए ऑस्ट्रेलिया के पीछे जा सकते थे और जापान से व्यापार करते थे। तो हमारे पास में कितना समय लगता था, आप मान लो यहाँ जाने में के लिए पहले 5 घंटे का समय लगता था, अब 1 घंटे का ही समय लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, समय का बचत हुआ, 40% समय का बचत हो रहा है, क्योंकि हम है वो पहले घूम के जाते थे, अब कहाँ से जाएंगे, सीधे यहाँ से निकल जाएंगे, रेड सी से होते हुए निकल जाएंगे। तो समय की बचत हो रही है, साथ ही साथ में कॉस्ट की भी बचत हो रही है। अगर आप घूम के जाओगे, कितना तेल है वो खर्च होगा, फ्यूल है वो खर्च होगा, तो क्या होगा, फ्यूल खर्च होगा तो ये बर्डन कहाँ किस पे पड़ेगा, ये कंज्यूमर पे पड़ेगा, तो इसकी भी बचत होगी, यानी कि समय भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, ये भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आई मैक का क्या क्या बेनिफिट है, आई मैक में हमने देखा था समुद्री चौक पॉइंट है, उसके लिए भी जरूरी है, सप्लाई चेन है उसको बेहतर करेगा, कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। ठीक है, साथ ही साथ में टाइम और जो कॉस्ट होता है, समय और लागत होता है, उसमें भी जो पैसे ज़्यादा लगते हैं वो भी कम होंगे, समय ज़्यादा लगता है वो भी कम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम को बेहतर करेगा, जो इकोनॉमिक नेटवर्क है उससे बेहतर करेगा। इकोनॉमिक नेटवर्क कैसे बेहतर होगा, इकोनॉमिक नेटवर्क ये कैसे बेहतर किया जा सकता है, इकोनॉमिक नेटवर्क है वो इससे कैसे बेहतर होगा। तो इकोनॉमिक में क्या होगा, हमें है ना, अब मध्य एशिया के साथ में जब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनके साथ में ऊर्जा के सेक्टर में जो कोऑपरेशन करेंगे, मतलब वहाँ पे जो ऊर्जा के एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है वो भारत को मिलेंगे, तो हमारी ऊर्जा सेक्टर है वो स्ट्रांग हो सकती है। हम ऊर्जा के लिए अलग अलग देशों पे जो रिलायंस है, हम निर्भर है, वो कम हो सकता है। साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा, और साथ ही साथ में डिजिटल सिस्टम है वो भी बेहतर होगा। यानी कि अभी हम ऊर्जा के लिए जो क्रूड ऑयल वगैरह है उसके लिए किस पे निर्भर है, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, लाइक इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ईरान है, इन पे निर्भर है। तो हमारे पास में ऑप्शन खुल जाएंगे, हमें प्राकृतिक गैस है वो मध्य एशिया के देशों से मिल जाएगी, यूरोप से मिल जाएगी, रसिया से मिल जाएगी, तो हमारे लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें भी ये मदद कर सकता है आईमैक। तो आईमैक जरूरी क्यों है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे भारत की हेल्प कर सकता है। तो आईमैक के बारे में ये पॉइंट आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आईमैक क्या है, आईमैक क्यों जरूरी है, आईमैक की क्या खासियत है, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हीट वेव के बारे में। किसके बारे में आर्टिकल है, हीट वेव के बारे में। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, हीट वेव है वो चर्चा में क्यों है। हीट वेव चर्चा में इस वजह से है, अभी एक रिपोर्ट आई है। क्या है ये, अभी एक रिपोर्ट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अधिकांश आबादी है वो गर्मी के चक्कर में है, यानी कि उस पर गर्मी का संकट है, वो गर्मी से प्रभावित है। तो एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग भारत की अधिकांश आबादी, आपका कमेंट है कि चौक पॉइंट कनेक्टिविटी और पैसे की बचत करेगा, समय की बचत करेगा, इकोनॉमिक सिस्टम समझ में आ गया, बिल्कुल करेक्ट, राइट, ग्रेट जॉब। ठीक है, हीट वेव के बारे में बात कर रहे हैं। एक न्यूज़ है, एक रिपोर्ट है कि भारत की अधिकांश आबादी है वो हीट वेव से प्रभावित है, वो उसकी वजह से परेशान है। ये तो न्यूज़ थी, न्यूज़ काम की है नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हीट वेव के लिए क्या न्यूज़ है, किसने न्यूज़ दी है, ये काम की है नहीं। हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, हीट वेव क्या होती है, हीट स्ट्रेस क्या होता है, हीट रिस्क क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हीट वेव के बारे में। हीट वेव क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग हीट वेव किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक स्थान है राजस्थान में, ये जगह है जयपुर। ठीक है, यहाँ पर जो सामान्य तापमान रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस का रहता है। गर्मियों के टाइम में सामान्य जो तापमान रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यानी गर्मियों के समय में ये टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया है, और ये लंबे समय तक यानी कि 2 महीने, 1.5 महीने या 1 महीने तक रह गया है। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ का सामान्य तापमान औसत है, नॉर्मल है, परंतु कभी कभी क्या होता है, यहाँ का जो सामान्य तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सामान्य तापमान बढ़ने से और ये लगातार तक बना रहने से क्या होगा, इसी उस स्थान पर गर्मी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लंबे समय तक यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, लंबे समय तक
यही टेम्परेचर रहने से ये जो स्थान है यहाँ पर क्या होगी, गर्मी बढ़ जाएगी, यहाँ के लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे, जो यहाँ पे हवाएं चलेगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो लोग हैं वो बीमार पड़ सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और भी कई प्रकार की समस्या हो सकती है। ये जो समस्या होती है, ये सारी जो है ना घटना, इसे हीट वेव कहा जाता है। हीट का मतलब तो गर्मी, वेव का मतलब आप मान लो कोई विंड है, तो गर्म विंड है उसे हीट वेव कहा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो जिले हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर ये घटना देखने को मिलती है, वहाँ पर हीट वेव की समस्या देखने को मिलती है। तो आपको हीट वेव वाला पॉइंट है वो क्लियर हो गया, हीट वेव वाले पॉइंट में कोई डाउट नहीं है, हीट वेव समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं हीट स्ट्रेस के बारे में। हीट वेव के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस होता क्या है, हीट स्ट्रेस के बारे में बात करें तो इससे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का सामान्य तापमान जो होता है, बिल्कुल अभी जो चल रहा है वो हीट वेव ही है। अभी जो अचानक गर्मी बढ़ी है, बीच में कम हो गई थी, परंतु अभी अचानक जो गर्मी बढ़ी है वो हीट वेव के कारण ही बढ़ी है। हमारे यहाँ पे तो नहीं है, फिर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भयंकर गर्मी देखने को मिलती है, वो हीट वेव के कारण ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट स्ट्रेस के बारे में। हीट स्ट्रेस क्या होता है, सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य जो तापमान शरीर का होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु कभी कभी अचानक से शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। सामान्य 37 डिग्री था, परंतु कभी कभी अचानक से शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, 37 से भी ऊपर बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हीट स्ट्रेस कहा जाता है। यानी कि शरीर का तापमान जो सामान्य स्तर था उससे अधिक डिग्री पहुंच जाना क्या कहलाएगा, हीट स्ट्रेस कहलाया जाएगा। हीट स्ट्रेस के कारण क्या होती है, थकावट होती है, इंसान थक जाता है, इंसान में बैठने में कमजोरी फील होती है, उठने में कमजोरी फील होती है, काम नहीं कर पाता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये सारी समस्या देखने को मिलती है किसके कारण, हीट स्ट्रेस के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है हीट रिस्क। अब ये हीट रिस्क क्या होता है, हीट स्ट्रेस मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, इससे ऊपर बढ़ेगा तो वो हीट स्ट्रेस कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हीट रिस्क। हीट रिस्क का मतलब होता है हीट यानी कि गर्मी, गर्मी के कारण कौन कौन सी रिस्क होती है, इसे हीट रिस्क कहा जाता है। हीट के कारण कौन कौन सी रिस्क होती है, इसे क्या कहा जाता है, हीट रिस्क कहा जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां होती है हीट के कारण, हीट के कारण गर्मी में तीव्रता होती है, जिसके कारण गंभीर रूप से बीमार होते हैं। ठीक है, मृत्यु भी हो जा सकती है, और भी डायरिया जैसी कई सारी बीमारियां देखने को मिल सकती है। ये क्या कहलाते हैं, ये हीट रिस्क कहलाता है। एक हीट वेव है जो गर्म हवाएं चलती है, दूसरा हीट स्ट्रेस है, हीट के कारण गर्मी के कारण स्ट्रेस होने लगता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वो हीट स्ट्रेस कहलाता है। तीसरा है हीट रिस्क, यानी कि गर्मी के कारण क्या क्या रिस्क देखने को मिलता है, ये हीट रिस्क कहलाता है, जिसमें गर्मी की तीव्रता बढ़ जाती है, साथ ही साथ में गर्मी के कारण एक्सपोजर होता है शरीर का, वो बढ़ जाता है, और जो कमजोर वर्ग होते हैं जो गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो ये 3 कारण आपको पता चल गए, 3 पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारी जो हम बात करेंगे वो होता है अर्बन हीट आइलैंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्बन हीट आइलैंड। सूरबी जी हेलो, नमस्ते। नेक्स्ट बात करेंगे अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, एक बात बताओ, अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर, आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप, हीट का मतलब क्या, गर्म। शहर है वो गर्म आइलैंड बन चुका है, शर्म है वो शहर जो सिटी है, जो अर्बन सिटीज है वो क्या बन गई है, गर्म है वो द्वीप बन चुकी है। क्या मतलब होता है इसका, सूर्य की किरणें आ रही है, कहाँ पर पड़ेगी, शहरों पे पड़ेगी। शहरों में क्या है, बिल्डिंग बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है, इन पे पड़ रही है। अब ये जो सूर्य की किरणें होती हैं इनका क्या होता है, एल्बिडो होता है, यानी कि सूर्य की किरणें जितनी छतों पे पड़ेगी, जितनी सड़कों पे पड़ेगी, उन उसमें से कितनी किरणें हैं, कितनी उष्मा है वो वापस जा रही है। यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे पड़ी, उसमें से कितनी है वो वापस जा रही है। आपने कहीं बॉल फेंका है, नीचे है ना बॉल, फर्श पे फेंक, ये फर्श है, ठीक है, इस पर बॉल फेंकी, ये टप्पा खा के वापस जा रही है। तो वैसे ही सूर्य की किरणें नीचे आ रही है, उसमें से सूर्य की उष्मा है वो वापस जा रही है। ये नॉर्मल चीज़ चलती है, परंतु
ये जो होते हैं कंक्रीट, ये जो कंक्रीट होती है, ये ब्लैक कलर की सड़कें होती है जिसमें ब्लैक कलर किया होता है, डामर होता है, इनमें क्या होता है, इनका एल्बिडो बहुत कम होता है। एल्बिडो कम इन द सेंस कि ये जो सूर्य की उष्मा होती है उनको वापस कम भेजते हैं, सूर्य की उष्मा होती है उनको वापस रिफ्लेक्ट कम होते हैं, ज़्यादातर उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ये कंक्रीट वगैरह होते हैं, सड़कें होती है, ये सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं। लंबे समय तक सूर्य की भीषण गर्मी को अवशोषित करने के कारण यहाँ का टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर तो था ही, परंतु सूर्य की गर्मी को अवशोषित किया, इससे ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा बढ़ने से क्या हुआ, ये पूरा जो शहर था ना, इसमें भयंकर गर्मी पड़ने लगी, गर्मी का लेवल है वो बढ़ गया और ये एक हीट आइलैंड बन गया। तो हीट आइलैंड किसे कहा जाता है, या अर्बन हीट आइलैंड किसे कहा जाता है, बहुत कम वापस जा जाती है जिसमें गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, गर्मी वापस बढ़ जाती है जिससे क्या होता है, वो पूरा शहर है वो गर्म आइलैंड बन जाता है। और गर्म आइलैंड बनने के कारण वो पूरी वहाँ पे गर्मी की जो स्तर होता है, गर्मी का लेवल बन जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। तो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई इश्यू नहीं है। हीट वेव, हीट आइलैंड क्या है ये चीज़ समझ में आ गई, हीट स्ट्रेस क्या है ये समझ में आ गया, हीट रिस्क क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यूनिक हार्ट। हेलो जी, एनी बीजी इज हियर, एनी बीजी, बीजी अवेलेबल कोई नहीं है भाई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSA कह सकते हैं इसे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके बारे में कुछ पॉइंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, जो योजना है, जो स्कीम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये प्रीलिम में भी काम का है, ये मेंस के लिए भी काम का है। तो इसमें सबसे पहले अभियान की शुरुआत कब हुई थी, उसके बाद में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू किया गया था, कौन सा मंत्रालय है उसके द्वारा ये शुरू किया गया था, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और फिर इसकी विशेषता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी और रिस्क क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब हुई थी, प्रारंभ इसे कब किया गया था। इसे शुरू किया गया था 2016 में। कब शुरू किया गया था, 2016 में। 2016 में से शुरू किया गया, 2016 में इसे प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था। शुरू कब किया गया था, 2016 में इसे शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट, कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, फिर से लिख देता हूँ, PMSA, प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट यानी कि प्रारंभ कब हुआ था, 2016 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री कहो या मंत्रालय कहो, कौन सी मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, है ना, परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मिनिस्ट्री, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 2016 में शुरू किया गया था, परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका उद्देश्य है हर प्रेग्नेंट वीमन, जितनी भी प्रेग्नेंट वीमन है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको क्या होता है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करवाना, यानी जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको कम से कम एक बार डॉक्टर को दिखाना और डॉक्टर से परामर्श करवाना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वीमन है, उनको एक बार है वो किससे, डॉक्टर से कंसल्ट करवाना, डॉक्टर को दिखाना कि भाई इनको क्या समस्या है, क्या समस्या हो सकता है, क्या इनकी डिलीवरी है वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, क्या कोई प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है। इससे क्या होगा, साथ ही साथ में इसका उद्देश्य है वो है मातृ और शिशु मृत्यु दर उसे कम करना। जो प्रेगनेंसी के दौरान माता की मृत्यु हो जाती है और शिशु की भी मृत्यु हो जाती है, इसे कम करना। पहला है महिला को डॉक्टर से कंसल्ट करवाना, और इसका साथ ही साथ में जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि माता की मृत्यु हो जाती है,
और शिशु की डेथ हो जाती है, इन दोनों को कम करना, ये दोनों इसके उद्देश्य है। बात करें नवजात मृत्यु दर यानी कि नोटेनल डेथ क्या होती है, यानी कि जन्म के 28 दिनों के भीतर जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसे नवजात मृत्यु दर भी कहा जाता है। नवजात जो चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है 28 दिन के भीतर, तो उसे नवजात मृत्यु दर भी कहा जाता है। अब इस मिशन है, ये जो अभियान है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इस मिशन की विशेषताओं के बारे में बात करें, सबसे पहले हर महीने की 9 तारीख को आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, यानी कि अस्पताल है वहां पे जाओ, वहां पे डॉक्टर आपको देखेगा। यानी कि हर महीने की 9 तारीख को डॉक्टर होता है, जो हॉस्पिटल होता है, वहां पे सेवाएं दी जाती है। किसको? गर्भवती महिलाओं को सेवा दी जाती है। साथ ही साथ में स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, वो इसकी जांच करता है। स्त्री रोग जो विशेषज्ञ होता है वो इसकी जांच करता है। यानी कि हर महीने की 9 तारीख को डॉक्टर को दिखाया जाएगा और स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, वो इसकी जांच करेगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। फिर बात करते हैं कौन कौन सी सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाती है, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। अगर मैं सुविधाओं के बारे में बात करूं तो सबसे पहले निःशुल्क यानी कि फ्री में आपकी जांच की जाएगी। फ्री में जांच कैसे? बिना पैसों की जांच की जाएगी। अल्ट्रासाउंड जो जांच होती है ना, अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, वो फ्री में किया जाता है, पहली सुविधा दी जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी दी जाती है, जैसे कि आपको आयरन की टेबलेट दी जाती है, ठीक है, आयरन की टेबलेट दी जाती है, फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। ये सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती है। एक निःशुल्क जांच होती है, टेस्ट होता है, साथ ही साथ में आयरन की टेबलेट दी जाती है, फोलिक एसिड की टेबलेट है वो दी जाती है। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य की सलाह भी दी जाती है। आपके जो भी प्रेग्नेंट वीमन है उसके स्वास्थ्य में क्या क्या दिक्कत हैं, उसके लिए भी एडवाइस दी जाती है कि आपको ये समस्या हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखा जाता है, किस बात के लिए ध्यान रखा जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मतलब ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस पर भी फोकस किया जाता है कि रिस्क है वो मिनिमम होना चाहिए, हाई रिस्क नहीं होना चाहिए, रिस्क है वो मिनिमम होना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। जोखिम कौन कौन से रहते हैं? अगर आपको ग्रीन पट्टी लगाई दी है इसका मतलब है जोखिम बिल्कुल नहीं है, और रेड पट्टी लगाई है इसका मतलब जोखिम बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट थे हमारे प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में था। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कुछ और स्कीम भी चलाई जा रही है जो कि मातृत्व अभियान के साथ साथ में महिलाओं को टारगेट करती है, उनकी हेल्प करती है। कौन कौन सी है? जैसे कि जननी सुरक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना। इन स्कीमों के बारे में नाम याद रखा करो, एटलीस्ट कहीं लिखनी हो तो आप बेसिक लिख तो सकते हो। जननी सुरक्षा योजना होगी, फिर प्रधानमंत्री मातृ योजना या मातृ वंदना, पीएम मातृ वंदना स्कीम है, पीएम मातृ वंदना स्कीम है, या फिर मातृ वंदना स्कीम हो गई। उसके बाद में कौन सी होगी? पोषण अभियान हो गया, पोषण अभियान हो गया। तो ये भी कुछ स्कीम है वो चलाई जा रही है जो को महिलाओं की हेल्प करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान है, ये कुछ स्कीम है वो हेल्प करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब एक और पॉइंट आप याद रखना, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना एक्सटेंडेड का मतलब होता है ये जो स्कीम थी जो कि 2016 में चलाई गई थी, इसका अब विस्तार किया गया है। 2016 की जो ये स्कीम थी इसका विस्तार किया गया, यानी कि इसे एक्सटेंड किया गया है। प्रधानमंत्री जो सुरक्षित मातृ वंदना योजना थी इसको एक्सटेंड किया गया। कब किया गया? 2022 में। पहले 2016 में थी, अब इसे एक्सटेंड किया गया, इसलिए इसे एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कहा जा रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रेगनेंसी का ध्यान रखा जाता है, प्रेगनेंसी के बाहर तक, मतलब प्रेगनेंसी हो गई है उसके 2 महीने तक ध्यान रखा जाता है महिला का कि प्रेगनेंसी के बाद भी कोई रिस्क ना हो। पहले ओनली प्रेगनेंसी का ध्यान रखा जाता है, अब प्रेगनेंसी के भी 2 महीने बाद तक ध्यान रखा जाता है। पॉइंट क्लियर है? ये आर्टिकल समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ICDRI के बारे में। क्या आर्टिकल है? ICDRI 2025 के बारे में। क्यों है ये चर्चा में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ICDRI है ना, इसकी बैठक के दौरान कहा है कि हमारे 5 वैश्विक प्राथमिकताएं हैं। ICDRI की बैठक हो रही थी, इस बैठक के दौरान हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी
इन्होंने कहा कि पूरा जो विश्व है इसकी 5 प्राथमिकता होनी चाहिए। किसको लेके? जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब को लेके जो हमें ये क्या होता है, आपदा देखने को मिलती है, ठीक है, डिजास्टर देखने को मिलता है, इसको लेके 5 है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी 5 प्राथमिकता कौन कौन सी बताई है प्रधानमंत्री जी ने? 5 प्राथमिकताओं के बारे में बात करें, इन पॉइंट का उपयोग आप लिख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको मेंस में कुछ लिखना हो तो इन पॉइंट का आप उपयोग कर सकते हो वहां पर भी। तो सबसे पहला पॉइंट मोदी जी ने कहा है कि जो आपदा प्रबंधन है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसको आप एजुकेशन में शामिल करो। 10वीं 12वीं तक आप क्लासेस लेते हो ना, इसमें भी आपको शामिल करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, अगर बाढ़ आ जाती है तो उसे कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे बचना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। जो 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनके कोर्स में भी ये सारी चीज़ें हैं वो शामिल करनी है। तो प्रधानमंत्री जी का जो पहला पॉइंट है उसको आप कहीं पे भी उपयोग में ले सकती हो कि ये जो आपदा प्रबंधन का कोर्स है उसको आपको किसमें, बच्चों की भी जो कोर्सेस होते हैं, जो क्लासेस होती है उसमें भी इंक्लूडिंग करने की आवश्यकता है, उसमें भी शामिल करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात कही है कि आपदा के लिए डेटा तैयार करो। डेटा तैयार करो यानी कि कहां पर आपदाएं देखने को मिलती है, किस प्रकार की आपदाएं देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि आपदा के नाम पे ओनली बाढ़ देखने को मिले, सुनामी देखने को मिले, इसमें ड्रॉट यानी कि सूखा देखने को मिल सकता है, हीट वेव देखने को मिल सकती है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो देखने को मिल सकता है, और भी कई समस्या देखने को मिलती है। तो इनको ट्रैक करना है, इसका डेटा तैयार करना है कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और इसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों का हमारे पास में उचित डेटा भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा क्या है? इनोवेटिव और इनोवेटिंग, मतलब इनोवेशन करना है। इनोवेशन क्या करना है, किस प्रकार से डिजास्टर जो आता है उससे निपटा जा सकता है, इसके लिए इनोवेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। चौथा है इको सेंसिटिव फाइनेंसिंग। कुछ गरीब देश है, कुछ फाइनेंसिंग, कुछ गरीब देश है, जैसे अफ्रीका के देश है, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको इनोवेशन प्रोवाइड करना है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, इसके लिए उनको पैसे दिए जा सकते हैं। गरीब देशों को पैसे दो ताकि वो टेक्नोलॉजी को परचेज कर पाए या अपने पास में टेक्नोलॉजी बना पाए, इसके लिए फाइनेंसिंग की भी बात की है। पहला उन्होंने कहा है कि डेटा तैयार करो, फिर उन्होंने कहा है कि एजुकेशन में इसे शामिल करो, फिर इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गरीब देश है उनको पैसे दो आप, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? महाद्वीपों पर ध्यान देना। जो स्मॉल आइलैंड होते हैं, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, स्मॉल आइलैंड होता है, उन पर ध्यान दो। और पांचवा पॉइंट था प्रधानमंत्री मोदी जी का कि पूर्व चेतावनी दे दो, अर्ली वार्निंग आप दे दो कि आपको पता है कि डिजास्टर आने वाला है, तो पूर्व चेतावनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें की जा सकती है, आपको पहले से ही आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ICDRI के बारे में। ICDRI, बाढ़ आना, सूखा आना, ये सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए तैयार रहना, बिल्कुल राइट, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ICDRI। ICDRI क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कहाँ पर यह आयोजित हुआ था? ये जो ICDRI है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये नाइस, फ्रांस में आयोजित हुआ था। फ्रांस का शहर है नाइस, वहां पर आयोजित किया गया था। मंच कौन सा था? मंच के बारे में बात करें, मंच था कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट, CDRI है वो, क्या था? मंच था। मंच किसने प्रोवाइड किया था ICDRI को? CDRI, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इनिशिएटिव, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इनिशिएटिव, इसने इसको मंच प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है थीम क्या थी? थीम है थी इस बार की कोस्टल रीजन है उसके फ्यूचर के बारे में। कोस्टल मतलब जो तटीय क्षेत्र है उसके फ्यूचर के बारे में बात करना, ये इस बार की थीम थी। एम क्या था? जलवायु परिवर्तन से निपटना। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे निपटना, यही इस बार का उद्देश्य था, यही इस बार का एम था। अब हम बात करते हैं स्मॉल आइलैंड के बारे में। एक वर्ड यूज होता है स्मॉल आइलैंड, या इसे कहा जाता है स्मॉल आइसलैंड, ठीक है, डेवलपिंग, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, इसे क्या कहा जाता है? इसे सिड्स भी कहा जाता है, यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट कहा जाता है, सिड्स कहा जाता है।
इसका मतलब छोटे छोटे द्वीप है, जैसे मालदीव है, ठीक है ये और भी बहुत सारे द्वीप है, ये क्या छोटे छोटे द्वीप है। अब अगर समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो ये जो छोटे छोटे द्वीप है वो डूब जाएंगे। हमारा अलग से द्वीप है ये तो चलो अलग से देश नहीं है, और ये छोटे छोटे द्वीप है ना ये डूब जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि जो स्मॉल आइलैंड होते हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, समुद्र का जो लेवल हो बढ़ रहा है इसे बढ़ने से बचाना है, साथ ही साथ में जो स्मॉल आइलैंड है इनको भी डूबने से बचाना है, इन पे जो प्रॉब्लम आ रही है उनसे बचाना है। तो ये हमारा टारगेट है। तो ये बात थी हमारी स्मॉल आइलैंड के बारे में। तो ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया, इस आर्टिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वाइब कोडिंग के बारे में। क्या होता है वाइब कोडिंग? वाइब कोडिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो एआई है ना, एआई का आपको सबको पता है एआई क्या होती है। एआई है वो इंसान की सोच को समझेगी, इंसान की जो सोच होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वाइब कोडिंग के बारे में बात करें, वाइब कोडिंग होता क्या है? वाइब कोडिंग का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, वो इंसान की सोच को समझेगी, जैसे आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, इसको समझेगी। समझने के बाद में ये क्या करेगी, उसको समझने के बाद में एक कोड तैयार करेगी। जैसे आप सोच रहे हो मेरे को पढ़ाई करना है, ठीक है, आपकी सोच को समझेगी एआई, उसके बाद में एक कोड तैयार करेगी, और ये कोड तैयार किया जाएगा, इसे ही वाइब कोडिंग किया जाता है, कहा जाता है। वाइब कोडिंग क्या होता है? वाइब कोडिंग में एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंसान की सोच को समझती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की सोच को समझ के कोड तैयार करेगी, इस कोड को ही वाइब कोडिंग कहा जाता है। वाइब कोडिंग का उपयोग है वो गूगल भी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा है। फायदे क्या होंगे? इसका फायदा यही होगा कि रियल टाइम में तुरंत सुझाव दिए जा सकते हैं। अगर हमें लगे कि इंसान में कोई सी दिक्कत में है तो इंसान को तुरंत सुझाव दिए जा सकते हैं, रियल टाइम में एडवाइस दी जा सकती है, काम को आसान किया जा सकता है। कुछ इसकी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? ये सुरक्षित नहीं है, तकनीकी जटिलता देखने को मिलती है, और नैतिकता का भी मुद्दा है। नैतिकता का मुद्दा किस प्रकार से है? एआई है वो उसका मिसयूज हो सकता है, जो एथिकल एंगल है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लड़की थी, उसका जो फेस है वो स्वैप करके वो इंटरनेट पे डाल दिया था, तो ऐसी प्रॉब्लम भी एआई के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं, जिसे डीप फेक कहा जाता है। डीप फेक क्या था कि महिलाओं के जो फोटो है, जैसे डीप फेक, यहाँ पे आप हो, आपके फोटो को किसी और महिला की फोटो के साथ में चेंज कर दिया जाता है, जो फेस है उसको स्वैप कर दिया जाता है। तो ये जो है ये चैलेंज भी देखने को मिलता है। तो वाइब कोडिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। वाइब कोडिंग मतलब एआई है वो सोच को समझ के, एआई इंसान की सोच को समझ के कोड तैयार करती है, इसे वाइब कोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक वर्म के बारे में, पैरासिटिक वर्म के बारे में, यानी कि परजीवी ततैया के बारे में बात करते हैं। क्या है ये परजीवी ततैया? परजीवी ततैया का मतलब होता है, पैरासिटिक वर्म का मतलब होता है ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जीव है। क्या है ये? एक प्रकार का जीव है, छोटी कीट की प्रजाति है, एक उड़ने वाला छोटा सा कीट है, इसकी प्रजाति है। उड़ने वाला छोटा सा कीट है, इसकी प्रजाति है। अब ये किसके प्रकार का होता है? ये जो मधुमक्खी वगैरह नहीं होते उसी के प्रकार का होता है। एक नई प्रजाति है, अभी चंडीगढ़ से मिली है, एक नई प्रजाति है। कहाँ से मिली है? चंडीगढ़ से मिली। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पैरासिटिक वर्प यानी कि परजीवी ततैया के बारे में बात कर रहे हैं। एक उड़ने वाला छोटा सा कीड़ा है, कीट है, नई प्रजाति अभी देखने को मिली है। किसके समान होता है? जो मधुमक्खी वगैरह होती है उसके समान ये होता है। आकार इसका कैसा होता है? आकार इसका छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। खाना कैसे खाता है? फूल जो होता है ना, फूल वो पराग करते हैं उसको खाता है, ये फूलों को खाते हैं, पराग को खाते हैं। जीवन चक्र अपने जो बच्चे होते हैं वो दूसरों में पैदा करता है, ये इसके अंडे हैं, वो किसी और के घोंसले में यानी कि किसी और में पैदा करेगा, ठीक है, दूसरे कीड़ों में अपने बच्चे हैं वो पैदा करता है। तो ये पैरासिटिक वर्प के बारे में आपको पता चल गया होगा कि पैरासिटिक वर्प होता क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ईगा-3 हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। ईगा-3 हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है? ईगा-3 हाइड्रो प्रोजेक्ट मैं आपको एक बार एक मैप से समझा देता हूँ। रुको एक बार मैप ले आता हूँ।